प्यारे बच्चों, हम ये बुक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 इतिहास का चैप्टर नंबर 7 भारत पर विदेशियों के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कुषाण कुषाण यूची जाति का ही एक हिस्सा थे, जिसे हुण जाति ने निकाल दिया था और ये जाति दक्षिण की ओर आगे बढ़ी और इन्होंने शक जाति पर हमला करके अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इन संघर्षों के दौरान यह जाति 5 भागों में बट गई और इन्हीं 5 में एक भाग कुषाणों का था। ईसा की प्रथम शताब्दी में इस कुषाण शाखा ने अन्य 4 चारों को भी जीत लिया और अपना राज्य स्थापित किया। कुषाणों के प्रमुख वंश कुषाण वंश के प्रमुख शासक इस प्रकार हैं: कैडफिजिस प्रथम, कैडफिजिस द्वितीय और कनिष्क। कैडफिजिस प्रथम यह इस वंश का पहला शासक था जिसे देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। इसका साम्राज्य सिंधु नदी और ईरान की सीमा के बीच था। इसे इंडो ग्रीक एवं इंडो पार्थियन राजाओं को हराया था। इसका राज्य संभवतः 40 ईस्वी से 65 ईस्वी तक रहा। कैडफिजिस द्वितीय इसने शक राजाओं को हराकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, मथुरा और वाराणसी तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इसने भी अनेक उपाधियां धारण की, जैसे महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, देवपुत्र आदि। उसने शैव धर्म को अपनाया लिया था, परंतु वह अन्य धर्म को भी सम्मान करता था। इसका राज्यकाल संभवतः 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक था। कनिष्क इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी से लेकर 120 ईस्वी तक शासन किया। इसकी राजधानी आधुनिक पेशावर पुरुष पर थी, जिसे उसने सर्वाधिक भवनों, महलों और बौद्ध विहारों से सजाया। इसने एक विशाल स्तंभ का भी निर्माण करवाया, जो लकड़ी की 13 मंजिलों का था। कैडफिजिस द्वितीय कनिष्क का पिता 65 से 78 ईस्वी। कैडफिजिस 65 से 78 ईस्वी कांसे का सिक्का, एक तरफ राजा, दूसरी ओर नंदी तथा शिव का चित्र दिखाया गया है। ये वो सिक्के हैं। भिक्षु बौद्ध साधु। कश्मीर की विजय। कनिष्क ने सर्वप्रथम कश्मीर पर विजय प्राप्त की और वह इसे इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की, जो आज भी एक छोटे से गांव के रूप में जाना जाता है, जिसे निस्पोर के रूप में जाना जाता है। शक राजाओं के साथ युद्ध। उसने पंजाब, मथुरा एवं उज्जैन के शक राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। मगध की विजय। कनिष्क की महत्वपूर्ण सफलता मगध की विजय है। चीनी और तिब्बती परमाणु के आधार पर यह माना जाता है कि उसने पाटलिपुत्र पर हमला किया और राजा से सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु मांगी, तो राजा ने उसे बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को दे दिया। अश्वघोष के प्रभाव से उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। चीन के राजा के विरुद्ध सफलता। कनिष्क ने चीन के राजा के पास अपना राजदूत यह कहकर भेजा कि
वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। चीन के राजा ने राजदूत को बंदी बना लिया। इसके बाद चीनी राजा का कनिष्क के साथ युद्ध हुआ तो कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा, परंतु अगले वर्ष पूरी तैयारी के साथ चीन पर हमला किया। परिणाम स्वरूप उसे कासगर, यारकंद और खोतान प्राप्त हुए। ये कनिष्क द्वारा प्राप्त सफलताएं हैं। बौद्ध मत। कनिष्क ने बौद्ध मत से प्रभावित होकर इसे स्वीकार किया, लेकिन कनिष्क की मुद्राओं पर देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, जो उसकी धार्मिक उदारता का प्रमाण है। इसके प्रयासों से ही बौद्ध मध्य एशिया, चीनी, तिब्बत आदि प्रदेशों में फैला। कनिष्क ने प्राचीन बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार करवाया तथा नए स्तूप विहारों का निर्माण करवाया। भिक्षुओं के जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता दी। महात्मा बुद्ध की अनेक मूर्तियां इस काल में बनी। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुवन, दीघनाग। उसके काल में बौद्ध धर्म की चौथी महासभा कुंडलवन कश्मीर में बुलाई गई, जिसमें 500 के लगभग भिक्षुओं ने भाग लिया। इस सभा के प्रमुख आचार्य अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन आदि थे। बौद्ध धर्म में आए अनेक मतभेदों को समाप्त नहीं किया जा सका और बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। जो प्राचीन सिद्धांतों में विश्वास रखता था उसे हीनयान कहा गया, और जिसे वर्ग के समय के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लिया और महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करनी शुरू करी, उसे महायान संप्रदाय के रूप में मान्यता दी। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ पर टीका लिखी है, जिसे महाविभास कहा गया। कला व साहित्य क्षेत्र में उन्नति। कनिष्क कला और साहित्य का संरक्षक था और उस काल में ऐसे अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ। उस काल में मूर्ति निर्माण में गंधार कला का विकास हुआ, जिसमें मूर्ति बनाने के तरीके यूनानी थे, परंतु मूर्ति भारतीय देवी देवताओं की बनाई जाती थी। इस भांति सारनाथ की मूर्ति कला के केंद्र बने। इस काल में साहित्य भी बहुत लिखा गया। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद ग्रंथ लिखे। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रचार किया और माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना की। आयुर्वेद ग्रंथ त्रित संहिता इसी काल में लिखा गया। आर्थिक उन्नति। कनिष्क के काल में भारत का व्यापार सबसे उन्नत था। यह रोम, दक्षिण भारत, चीनी, फारतियान साम्राज्य तक फैला हुआ था और इस प्रदेशों ने भारत से जो सामान जाता था उसके बदले में सोना चांदी ही आता था। यह व्यापार जल और स्थल मार्ग से होता था और भारत इस समय बहुत धनी बन गया था। त्रिपिटक। बौद्धों के 3 विशेष ग्रंथ। हीन पिटक, हीनयान बुद्ध के मूल सिद्धांतों को मानने वाले, महायान नए विचारों को अपनाने वाले एवं मूर्ति पूजा करने वाले बौद्ध। हूण। कुषाण वंश के बाद एक अन्य बर्बर जाति ने भारत पर आक्रमण किया, जिन्हें हूण या श्वेत हूण नामों से जाना जाता है। भारत में इनका प्रवेश 5वीं सदी से होता है और 150 ईसा पूर्व यह राज्य करते रहे। चीनी स्रोतों के अनुसार हिंगनू हूण जोगुरिया नामक स्थान पर रहते थे। उन्होंने 165 ईसा पूर्व के लगभग यूची जाति को पश्चिमी उत्तर सीमा से बाहर निकाला और कुछ समय भी पश्चिम की ओर बढ़े। इनकी 2 शाखाएं थी, एक यूरोप की ओर बढ़ी, दूसरी आक्सन घाटी में बस गई। इन्हीं लोगों ने पार्थियन ईरान पर हमला किया, जिसमें उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। फिर ये भारत की ओर मुड़ गए। 465 ईस्वी में उन्होंने गंधार को जीत लिया। भारत में हूणों के आक्रमण का पहला प्रमाण स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, जब उसने हूणों का भयंकर युद्ध में परास्त किया था। ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत पर हूणों के आक्रमण का पहला प्रमाण स्कंदगुप्त
के भित्ति स्तंभ लेख में मिलता है। तोरमान का आक्रमण 484 से 451 5वीं सदी के अंत में तोरमान नामक हूण राजा का उल्लेख मिलता है। इसने ईरान के राजा फिरोज की हत्या करके अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। उसने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से आगे बढ़कर पंजाब व कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। उसने गुप्तों के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त की और उसने पश्चिमी क्षेत्र मालवा तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। उसकी पुष्टि अभिलेख, सिक्कों व साहित्यों से होती है। उसके योद्धा माल्लो, मद्र व अर्जुनाय गणराज्यों का नष्ट किया। इसके बाद वह सौराष्ट्र के पूर्वी प्रदेश मगध को रौंदता हुआ गौड़ नगर तक पहुंचा। इसके सिक्के कौशाम्बी व काशी तक मिलते हैं। मंजूश्री मुल्कलप में भी इसका उल्लेख है। मिहिरकुल 510 में तोरमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मिहिरकुल शासक बना। वह बहुत क्रूर था। उसने बौद्ध विहारों, चैत्य मठों को नष्ट करना शुरू कर दिया। पाटलिपुत्र पर मिहिरकुल ने अधिकार करके गुप्त राजा बलादित्य का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसे एक टापू पर शरण ली हुई थी। मिहिरकुल जब द्वीप पर पहुंचा तो बलादित्य के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। बलादित्य ने अपनी माता के कहने पर उसे मुक्त कर दिया, परंतु उससे राज्य छीन लिया। कश्मीर के राजा ने उसे शरण दी, परंतु वह उस शासक को मारकर स्वगद्दी पर बैठा। यशोधर्मन ने मंसूर अभिलेख से पता चलता है कि भारतीय राजाओं ने यशोधर्मन के नेतृत्व में एक संयुक्त मोर्चा बनाकर मिहिरकुल को पूरी तरह परास्त किया। मिहिरकुल की पराजय से हूणों की शक्ति क्षीण हो गई। केवल छोटे छोटे सामंतों के रूप में वे उत्तर पश्चिम राज्य में भारत में राज्य करते रहे और भारतीय समाज में ही विलीन हो गए। यशोधर्मन का मंसूर अभिलेख, जिसमें मिहिरकुल को हराने का वर्णन, भाषा, संस्कृत, लिपि, बढ़ाई। इस प्रकार प्राचीन काल में भारत पर विदेशी जातियों इंडो ग्रीक, आर्तिक, इंडो पार्थियन, शक, कुषाणों और हूणों ने आक्रमण किया। लेकिन ये जाति भारत में आकर भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और दर्शन से प्रभावित हुई तथा भारतीय संपर्क में आने से शीघ्र ही ये भारतीय जनमानस में घुलकर मिलकर लुप्त हो गई। हमारा चैप्टर बच्चों यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे।